अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ईरान और इसराइल की जंग ख़त्म हो चुकी है। आज हम देखेंगे इस 12 डे वॉर के तमाम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को, एनालिसिस करेंगे ईरान, इसराइल और अमेरिका के एक दूसरे पे हमलों का, और ख़ास तौर पर देखेंगे ईरान की खूबसूरत स्ट्रीक्स और प्लाज्मा इन्वेलप्स क्रिएट करने वाली मिसाइल टेक्नोलॉजी को। ईरान इसराइल वॉर 2025 उस वक्त शुरू हुई जब इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर 13 जून को अटैक्स किए। Moments ago, Israel launched Operation Rising Line. इन न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने के अलावा इसराइल ने अपने अटैक की पहली ही वेव में ईरान की तकरीबन तमाम टॉप मिलिट्री लीडरशिप को मर्डर कर दिया, और इनके साथ साथ टॉप साइंटिस्ट को भी। पहले दिन कम से कम 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, और इसराइल ने ईरान के एयर डिफेंसेस को भी बुरी तरह डैमेज किया। तकरीबन पूरा दिन ईरान की फिजाओं पे इसराइली तैयारे फ्लाई करते रहे, और ईरान इसराइल को जवाब देना तो दूर की बात, उन तैयारों को भी निशाना नहीं बना पाया। लेकिन शाम को अचानक सूरत हाल बदल गई और ईरान ने इसराइल पे मिसाइल फायर करना शुरू कर दिए। ये ईरान की तरफ से इसराइल के खिलाफ लॉन्च किया गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 था। इससे पहले भी ईरान इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 कर चुका है। पहली दफ़ा ईरान ने इसराइल के खिलाफ डायरेक्ट अटैक अप्रैल 2024 में किया था। इसराइल की तरफ से ईरान की एम्बेसी को दमिश्क में निशाना बनाए जाने के बाद इस अटैक में दमिश्क के अंदर ईरानियन एम्बेसी में ईरान के 2 जर्नल मारे गए थे। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 इस अटैक को नाम दिया गया, जिसमें ईरान ने इसराइल पर 170 ड्रोन, 30 क्रूज और 120 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। लेकिन ये एक टोकन अटैक था और इसमें इसराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तकरीबन तमाम मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, और जो गिरे वो भी खाली जगहों पे गिरे। बहुत ज़्यादा एम्यूनेशन भी इन मिसाइलों में नहीं था, सो ये एक तरह का अलामती हमला था जो ईरान की तरफ से इसराइल पे किया गया था। एक मैसेज की तरह के ईरानी मिसाइल इसराइल के अंदर पहुंच सकते हैं और उसके एयर डिफेंस को पेनिट्रेट भी कर सकते हैं। अगर ईरान चाहे तो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके बाद ईरान ने इसराइल के अगेंस्ट ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 भी किया अक्टूबर 2024 में, जब हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया को ईरान के अंदर टारगेट किया गया, और फिर उसके कुछ दिन के बाद लबनान में हसन नसरुल्लाह को भी मर्डर कर दिया गया। ये ट्रू प्रॉमिस 1 की निस्बत थोड़ा ज़्यादा पावरफुल था और 200 बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए थे। इन दोनों ऑपरेशंस ट्रू प्रॉमिस 1 और ट्रू प्रॉमिस 2, इन दोनों ने इसराइल को कोई बड़ा नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन इसराइली मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ईरान के सामने एक्सपोज ज़रूर कर दिया। फिर इन्हीं कमज़ोरियों को इस्तेमाल करते हुए ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया, जिसे कोड नेम अली इब्ने अबी तालिब दिया गया। इस ऑपरेशन के दौरान 12 दिनों की जंग में ईरान की तरफ से इसराइल पर तकरीबन 550 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए और 1000 ड्रोन भेजे गए। आल्दो 90% प्रोजेक्टाइल्स को तो इसराइल और अमेरिकन एलाइज ने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 10% इम्पैक्ट क्रिएट करने में कामयाब हो गए, और इन 10% का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि इसराइल उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। कई जगहों पर हमें एल्गोरिथम में प्रॉब्लम और डिफेंस सिस्टम्स मैल फंक्शन करते हुए भी दिखाई दिए, जब ये डिफेंस सिस्टम खुद पर ही अटैक कर रहे थे। सो ये काफ़ी कंसर्निंग था इसराइल के लिए भी और यूएसए के लिए भी। एटलीस्ट 28 इसराइली ईरान की तरफ से किए गए मिसाइल हमलों में मारे गए और कुछ जख्मी हुए। इन तमाम दिनों में जब ईरान इसराइल पे मिसाइल्स फायर कर रहा था, तो इसराइल के तैयारे और उनके ड्रोन्स ईरान की फिजाओं में मौजूद थे। टोटल तकरीबन 600 से ज़ायद अफराद ईरान के अंदर इसराइल की तरफ से कत्ल किए गए मुख्तलिफ हमलों में। सो डैमेज दोनों साइडों पे हो रहा था। ईरान की तरफ कुछ ज़्यादा हो रहा था, लेकिन चीखें ज़्यादा इसराइलियों की निकल रही थी, क्योंकि उन लोगों ने तो कभी कोई नुकसान बर्दाश्त किया ही नहीं था। वो तो हमेशा दूसरों पे हमला करने के आदी थे। इसराइल का ईरान के अगेंस्ट ऑपरेशन राइजिंग लाइन तो फेल हो चुका था, यानी वो न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बावजूद भी उनको तबाह तो नहीं कर सका था। सो वो अमेरिका को बुला रहा था कि अमेरिका अपने B-2 बमबार तैयारे लेकर आए और ईरान पर हमला करे, जिससे ईरान अमेरिका पे अटैक करना शुरू कर देगा और अमेरिका वापस ईरान को निशाना बनाएगा और इसराइल की जान बच जाएगी, जिस पर मुसलसल मिसाइल हमले हो रहे हैं। अब ईरान का फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। और दूसरा मकसद, आप जानते हैं राइजिंग लाइन का क्या मतलब है? इस वक्त जो ईरान का फ्लैग है, जिसके सेंटर में आपको अल्लाह लिखा हुआ दिखाई देता है, ईरान का ये फ्लैग 1980 से है। इनफैक्ट 29 जुलाई 1980 से। इससे पहले जब ईरान का हुक्मरान मोहम्मद रज़ा पहलवी था, तो उस वक्त ईरान का झंडा कुछ इस तरह का हुआ करता था। सेंटर में एक लाइन खड़ा है जिसके पास तलवार है और पीछे एक राइजिंग सन। इसी को राइजिंग लाइन कहा जाता है। और अभी भी उसी मोहम्मद रज़ा पहलवी का बेटा रज़ा पहलवी अमेरिका में मुकीम है, और यही रज़ा पहलवी पिछले कई सालों से ईरान में आयतुल्लाह रजीम को ख़त्म करके
जहां पर अपनी हुकूमत को कायम करने की कोशिश कर रहा है। रज़ा पहलवी खुद को बहुत डेमोक्रेटिक पोर्ट्रे करते हैं और वो तमाम लोग जो ईरान में डेमोक्रेसी चाहते हैं उनको सपोर्ट भी करते आए हैं, लेकिन इस सारे वक्त के अंदर उनकी इसराइल के लिए हिमायत खुलकर सामने आई है। ईरान इसराइल पे जो मिसाइल्स फायर कर रहा था उनमें से कुछ मिसाइल्स के पीछे बहुत खूबसूरत स्ट्रीक्स देखी गई, कुछ इस तरह की। ईरान इसराइल के अगेंस्ट जो फतेह मिसाइल और सजील मिसाइल फायर कर रहा था वो एक स्पेशल टाइप के बैलिस्टिक मिसाइल्स है। असल में बैलिस्टिक मिसाइल एक तयशुदा ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हैं और इसी रास्ते पे चलते हुए जाके अपने टारगेट को हिट करते हैं। ये रास्ते में मैनूवर्स आमतौर पे नहीं करते, ख़ास तौर पर अपनी मिड कोर्स फेज़ और टर्मिनल फेज़ के दौरान। शुरू में बूस्ट फेज़ के दौरान तो किसी हद तक मैनूवरेबिलिटी होती है, लेकिन इसके बाद मैनूवर्स नहीं कर सकते आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और अपने तयशुदा रास्ते को ही फॉलो करते हैं। लेकिन ईरान जो मिसाइल फायर कर रहा था, ख़ास तौर पर सजील मिसाइल, जो अपनी फ़्लाइट के तीनों ड्यूरेशंस के दौरान, यानी अपनी बूस्ट फेज़ के दौरान भी, फिर इसके बाद मिड कोर्स फेज़ के दौरान भी और फिर टर्मिनल फेज़ के दौरान भी मैनूवर्स कर सकते हैं, यानी अपना रास्ता, डायरेक्शन और एंगल्स तब्दील कर सकते हैं। और इसी बार बार की तब्दीली की वजह से हमें इसके पीछे ये डिफरेंट स्ट्रीक्स दिखाई दे रही हैं। और सेकंड है ये प्लाज्मा इन्वेलप, जो हमें कुछ मिसाइलों के गिर्द दिखाई दिए। असल में जब कोई मिसाइल बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ हरकत करता है तो ख़ास तौर पे इसकी अगली तरफ हवा बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती है और हवा का टेम्परेचर मिसाइल के इर्द गिर्द बहुत बढ़ जाता है। देन इसी हाई टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बाहर निकल जाते हैं और प्लाज्मा स्टेट क्रिएट होती है और यही प्लाज्मा हमें प्लाज्मा इफेक्ट क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा था। इट मीन्स कि ईरान के मिसाइल्स की स्पीड बहुत तेज़ थी। अब बात करते हैं यूएसए के B-2 बॉम्बर्स की ईरान पर अटैक्स की। अमेरिका ने हमला ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर 22 जून को किया, नतंज, इस्फहान और फर्दो। नतंज और इस्फहान पर तो अमेरिका ने टोमाहॉक क्रूज मिसाइल फायर किए, लेकिन फर्दो पर अपने सबसे महंगे एयरक्राफ्ट की मदद से दुनिया के सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बंकर बस्टर बम फायर किए गए मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बमों की तादाद 6 थी और 6 इम्पैक्ट हम फर्दों की साइट पर देख सकते हैं। हमले के बाद अमेरिका ने क्लेम किया कि हमने ईरान की न्यूक्लियर पावर बनने की सलाहियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है, लेकिन अब CNN, टेलीग्राफ और दीगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज कह रहे हैं कि ये फैसिलिटीज़ मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई और प्रोग्राम सिर्फ चंद महीने पीछे गया है। फ्रेंड्स, ये वही बात है जो अमेरिका के ईरान पर हमलों के फौरी बाद हम कह रहे थे। आप यहाँ पर जाकर उसकी डिटेल देख सकते हैं। इन B-2 बम्बार तैयारों और बॉम्ब्स के बारे में भी यहीं पर जान सकते हैं। फिर अमेरिका के इन हमलों के बाद 23 जून को ईरान ने अमेरिका की कतर एयरबेस पर अटैक किया। ईरान में 6 मिसाइल दागे हैं। कतर में अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है। ये हमला भी ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 की तरह एक अलामती हमला ही था, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने ईरान और इसराइल के बीच में जंग ख़त्म करवा दी। अमेरिका चाहता तो ईरान पर दोबारा जवाबी हमला कर सकता था या फिर इसराइल की ख्वाहिश के मुताबिक ईरान में अपनी ज़मीनी फ़ौजें भेज सकता था, लेकिन यूएसए ने ऐसा नहीं किया क्योंकि बहरहाल इस तरह अमेरिका को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता और इसराइल भी ये जंग अब ख़त्म करना चाहता था क्योंकि मार उसे भी पड़ रही थी और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी सेफ रहा था। उसने अपनी इनरिच्ड यूरेनियम भी बचा ली थी। सो अब ईरान को भी वक्त चाहिए था, वो भी और कितने अरसे तक इसराइल पे मिसाइल भेज सकता था और या फिर इसराइल के साथ साथ अमेरिका से भी लड़ सकता था। सो ईरान भी इस जंग को ख़त्म करना चाहता था। इस तरह विन विन सिचुएशन में ये जंग ख़त्म हो गई। अमेरिका और इसराइल रिजीम चेंज तो नहीं कर पाए, रज़ा पहलवी का ख्वाब तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसराइल को फेस से नहीं मिल गई। पाकिस्तान को सारी सिचुएशन में 2 बड़े फ़ायदे हासिल हुए हैं। एक तो ये कि इसराइल उसके नेबरहुड तक नहीं पहुंच सका और दूसरा ये कि ईरान के ताल्लुकात अब पाकिस्तान से बहुत बेहतर हो जाएंगे। बलोचिस्तान के अंदर इंडिया ईरान की सरहद के थ्रू जो अनरेस्ट फैला रहा था उसे ख़त्म करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इस जंग में ईरान भी अपने दोस्त और दुश्मन सब देख चुका है। ईरान को पाकिस्तान की अनकंडीशनल सपोर्ट का इतना एहसास ज़रूर हुआ कि ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगाए गए।